सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज का वीडियो स्पेशल टॉपिक पर है, जो कि है 20 लाख करोड़ के पैकेज से संबंधित। जी हां, यह वही टॉपिक है जिसको अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की और ये भी कहा कि आने वाले समय में हमें इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना है और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी के रूप में हमें स्थापित करना है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वित्त मंत्री ये घोषित करेंगे कि किस सेक्टर को कितना फंड दिया जाना है और वह उसके क्या क्या प्रावधान होंगे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा समय लिया जिससे क्या हो सके, वित्त मंत्री की सभी घोषणाएं हमारे सामने हो सके और फिर मैं टॉपिक से इंटरलिंक करके आपको उसको प्रेजेंट कर सकूं। यह जो टॉपिक है लगभग 2 या 3 भाग में होगा। यह पहला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। आपको सबसे पहले एक संस्था के विषय में जानना है, वह है IMF। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह जो संस्था है वो क्या करती है, सभी देशों की मॉनेटरी की कंडीशन को क्या करती है, मॉनिटर करती है। और मॉनिटर करने के लिए क्या करती है, सभी देशों के जो GDP की जानकारी है इसके पास होती है। इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड की GDP का अगर हम आकार देखें तो लगभग 87 ट्रिलियन डॉलर है। ध्यान दीजिएगा, यह 87 ट्रिलियन जो डॉलर है, कौन सा डॉलर है, USA का डॉलर है। अब इसमें से सबसे बड़ी अगर हम अर्थव्यवस्थाएं देखें तो वह USA की है, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसकी जो GDP का आकार है वह 21.4 ट्रिलियन डॉलर है। ये किसके आंकड़े में बता रहा हूं, IMF के। इसके बाद क्रमशः अगर हम देखें तो चीन की जो GDP का आकार है वह है 18.7 ट्रिलियन डॉलर। जापान जो है कि तीसरे स्थान पर है और उसका है 5.1 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी 3.8 ट्रिलियन डॉलर और इंडियन इकोनॉमी जो है कि 2.9 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद छठवें स्थान पर यूके है 2.7 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए, अर्थव्यवस्थाएं मैंने इसलिए बताया कि जब हम आगे कहें कि इस देश ने अपनी GDP का इतना प्रतिशत खर्च किया या पैकेज के रूप में घोषित किया तो आप उसके फिगर को समझ सकें। तो कुल मिलाकर अगर हम इंडियन इकोनॉमी को IMF के नज़रों से देखें तो हमारी इकोनॉमी का जो आकार है वह 5वां है और उसका जो अगर मुद्रा के रूप में देखें तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के समीप वाली हमारी अर्थव्यवस्था। अब हुआ क्या है कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हाँ, ये जरूर है कि चीन अब थोड़ा सा चलने फिरने लगा है। मैं तो कहूँगा चलने फिरने नहीं, वो दौड़ने भी लगा है, क्योंकि कई जगह उसके कई तरह के डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं। लेकिन बाकी पूरा विश्व जो है कि अभी ठहर गया है और ऐसे में क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था काफ़ी निगेटिव रूप से क्या हुई है, प्रभावित हुई है। और इसी अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने के लिए और साथ ही साथ इसको आगे चलकर इसकी गति को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पैकेज की घोषणा सभी देशों के द्वारा की जा रही है। उनकी GDP के अनुपात में ये आंकड़े व्यक्त किए जा रहे हैं। जैसे GDP के अनुपात में अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो USA ने भी ऐसे ही पैकेज की घोषणा की है। लगभग अपनी GDP का 13% भाग जो है कि उन्होंने राहत पैकेज के रूप में दिया है। जापान ने 21.2%, जर्मनी ने 10.7%, भारत ने 10%, फ्रांस ने 9.3%, स्पेन ने 7.3% और जो है कि अपना जो हिस्सा है GDP का उसको राहत पैकेज के रूप में दिया है। और सबका मोटो एक ही है, वह है कोरोना वायरस की वजह से जो अर्थव्यवस्था की गति रुक गई है उसको बढ़ाना। अब देखिए, हमें बात करनी है, बाकी का आप निकाल लीजिएगा कि किसी का 21% है तो कितना मूल्य होता है, वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा बताना इसलिए उद्देश्य था, कहीं आप ये भ्रम में ना आ जाएं कि भारत ने कुछ बहुत बड़ा सा ऐसी घोषणा कर दी है जो कि पूरे विश्व में अनोखी है। अब देखिए क्या हुआ है, भारत की जो GDP है उसका जो आकार है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर का है और अगर इसको रुपए के रूप में हम कन्वर्ट करें तो इसकी GDP का जो अगर हम देखें, जो हमारा
$2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसको अगर हम रुपए के रूप में कन्वर्ट करें तो लगभग इसका आकार होता है 200 लाख करोड़ रुपए। अब 200 लाख करोड़ रुपए में से 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज के रूप में घोषित किया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह 10% जीडीपी का घोषित किया गया है भारत के द्वारा। एक चीज यहां पर और मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह कहेंगे कि हम 20 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि जो 20 लाख करोड़ रुपए है यह बिल्कुल फ्रेश नहीं है। दरअसल क्या है कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट जैसे ही आया उसके बाद से ही आरबीआई ने कई घोषणाएं की और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने पहले ही कई घोषणाएं कर दी हैं। तो उन सभी जो घोषणाओं का जो रकम थी उन सभी को शामिल करके ये 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज बना है। ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है। फ्रेश का मतलब ये है कि अगर यह पहले वाली घोषणाएं इसमें शामिल नहीं होती तो अब क्या होता है, 20 लाख करोड़ रुपए अब मार्केट में डाला जाता। लेकिन यह क्या है कि पहले से जो कुछ घोषणाएं की गई हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया। कैसी घोषणा? देखिए, कुछ समय पहले ही सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज गरीब कल्याण योजना के रूप में घोषित किया था। इसमें क्या करना था कि कुछ जो है कि जो आश्रित लोग हैं उनको पैसा देना था, उनके अकाउंट में 500,000 रुपए ट्रांसफर करना था। साथ ही साथ जो खाद्यान्न है उसको उपलब्ध करवाने के लिए एफसीआई अन्य जो सेक्टर के लोग थे उनको जरूरत थी, उसको दिया गया। साथ ही साथ जो है कि अब राशन सामग्री और जो मेडिकल सहायता देने के लिए कई प्रकार की छूट देने का मतलब उन्होंने एक 1.7 लाख करोड़ रुपए पहले क्या कर दिए, घोषित कर दिए थे, जो कि अभी की घोषणा से क्या है पहले ये हो चुका था। इसको नाम क्या दिया गया है, गरीब कल्याण योजना इसलिए दिया गया था कि इसका जो मुख्य फोकस था वह था खाद्यान्न सुरक्षा, मेडिकल सुरक्षा, साथ ही साथ मजदूरों के लिए। हाँ, यहाँ पे दूसरी बात है, कह सकते हैं कि उनको कुछ लाभ नहीं मिला और जो है कि जो आश्रित लोग हैं जैसे विधवा लोग हैं या जो है कि जो हैंडीकैप लोग हैं इनको जो जनधन खाते के अकाउंट से भी कुछ पैसे दिए गए। तो यह जो पैसे दिए गए ये किसके तहत दिए गए थे, गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए थे और इसकी जो पूरा जो वैल्यू था 1.7 लाख करोड़ रुपए घोषित किया गया। इसी प्रकार आरबीआई ने भी कुछ समय पहले 6.5 लाख करोड़ कई चरणों में जो है कि घोषित किए थे। अर्थात टोटल जो आरबीआई ने लिक्विडिटी तरलता मतलब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई चरणों में घोषणाएं की, जिनकी टोटल की जो वैल्यू है वह 6.5 लाख करोड़ है। यह भी क्या हो चुका है, पहले ही घोषित किया जा चुका है। इस तरह से 6.5 और 1.7 को अगर लगभग आप जोड़ दें तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तो पहले ही घोषित किया जा चुका है। जो फ्रेश आएगा तो जो अर्थात फ्रेश अमाउंट अब लोगों के लिए है जो कि पहले घोषित नहीं हुआ है वो मात्र 12 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। इसीलिए समीक्षक यह कह रहे हैं कि भारत ने कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया और इससे अगर इंडिया उम्मीद करता है कि रेडिकल चेंज हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो जीडीपी का आकार है वह है 21.4, मैंने आपको बताया। और मैंने क्या कहा, यूएसए ने क्या किया है, अपनी जीडीपी का 13% भाग खर्च किया है। अर्थात लगभग उसने क्या किया है, 2 ट्रिलियन से अधिक अमाउंट सिर्फ राहत पैकेज के रूप में दिया। कई समीक्षक यह कह रहे हैं कि अगर टोटल उसके राहत पैकेज को कैलकुलेट कर लिया जाए तो जितनी इंडियन इकोनॉमी का आकार है उतना क्या किया है यूएसए ने घोषित कर दिया। इसलिए यहां पर यह हमें समझना जरूरी है कि यह जो 8 लाख करोड़ रुपए है इनके भी बेनिफिट्स को हमें इसमें जोड़ना होगा, तभी हम 20 लाख करोड़ के पूरे इसको कर्ज को हम समझ पाएंगे। अर्थात अगर हमें पूरे की समीक्षा करनी है तो हमें जो सरकार ने और आरबीआई ने पहले घोषणा की है उसकी भी समीक्षा करना होगा, तब हम ये 12 लाख करोड़ की भी समीक्षा कर सकते हैं। अब देखिए है क्या, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आरबीआई क्या करती है, तरलता बढ़ाने के लिए देती है। वह कहती है कि बैंकों को हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, काफी कम रेट पर पैसा दे रहे हैं और बैंकों से कहती है कि आप छोटे छोटे सेक्टरों को दीजिए। साथ ही साथ ये कहती है कि हम आपको ये पैकेज के रूप में दे रहे हैं, आपको बहुत लो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ ये है कि बैंकों को पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि आप क्या करो, लोगों को दो और जो छोटे लघु मध्यम आकार के उद्योग हैं उनको बढ़ावा दो। होता क्या है,
कि यह डायरेक्ट पैसा जो आरबीआई ने घोषित किया यह लोगों तक नहीं पहुंचता, यह पहले जाता है बैंकों के पास। अब बैंकों के ऊपर होता है कि वो लोन देते हैं, ऋण देते हैं या नहीं देते, या जो आरबीआई ने उनसे करने के लिए कहा है कि जिससे तरलता बढ़ सके वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। वह सामान्यतः क्या होता है, बैंक आरबीआई से जो पैसा ले लेते हैं लेकिन फिर उसी पैसे को अपना पैसा दिखा के आरबीआई के पास ही जमा कर देते हैं और उस पर भी क्या करते हैं, ब्याज लेते हैं। इसीलिए कई प्रकार के समीक्षक यह कह रहे हैं कि भाई आरबीआई ने जो 6.5 लाख करोड़ का इसमें तरलता के लिए आप दिया, आपने उसको जोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाने का काम किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, समीक्षक कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आरबीआई जो भी ऋण सुगमता प्रदान करने के लिए जो नीतियां अपनाती है, जो तरलता अपनाती है, यह तो अप्रत्यक्ष उपाय है लोगों को पहुंचाने का। राहत क्यों अप्रत्यक्ष? क्योंकि डायरेक्ट तो लोगों को फायदा पहुंचता नहीं है। सरकार को इस समय क्या चाहिए कि वह डायरेक्ट क्या करे, प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाए। प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपको सीधे पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जनधन अकाउंट में, वेतन का भुगतान कर दिया जाए, सब्सिडी दे दिया जाए। देखिए सरकार द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष उपायों में नहीं, यह गलती लिख गया है, यह प्रत्यक्ष उपायों में क्या क्या शामिल होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में पहुंचाना, वेतन का भुगतान करना, सब्सिडी देना। तो यह जो होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्ट इससे क्या होता है, व्यक्ति प्रभावित होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जो 6.5 लाख करोड़ का पैकेज और 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया वह डायरेक्ट उसका पूरी रकम नहीं लोगों तक पहुंची। हमें कोशिश ये करना है कि लोगों तक राहत डायरेक्ट पहुंचे। अब देखिए हुआ तो क्या कि ये पूरा अगर 8 लाख करोड़ का देखें तो इसमें से बहुत छोटा अमाउंट ही लोगों तक पहुंच पाए। तो पहले तो हुआ इसका एनालिसिस, लेकिन हमें ओवरऑल किसका करना है, 20 लाख करोड़ के पैकेज का एनालिसिस करना। तो पहले हमने ये समझ लिया कि इसमें 20 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ क्या है, फ्रेश है, 8 लाख करोड़ पुराना है। उस 8 लाख करोड़ में से जो आरबीआई द्वारा घोषित किया गया है वह क्या है, प्रत्यक्ष नहीं है, वह क्या है, अप्रत्यक्ष है, जिसका लाभ हमारे यहां पर अभी कम मिलता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी जो है कि कल्याणकारी स्टेट के रूप में काम नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। अब आइए देखिए बात करते हैं हम 12 लाख करोड़। अब ये जो 12 लाख करोड़ है, लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, ये पैसा कहां से लाए। तो इसके लिए अभी कुछ समय पहले घोषणा किया गया था कि इस वित्त वर्ष में अर्थात जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है इसमें सरकार क्या करेगी, 12 लाख करोड़ रुपए क्या करेगी, उधार लेगी। तो लोग कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है नहीं, आप ही ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप 12 लाख करोड़ रुपए उधार लोगे, प्राइवेट सेक्टर से लोगे, लोगों से लोगे, किसी तरह से। मैंने कई तरीके हैं, जैसे लोगों से कैसे लिया जाता है कि सरकार कहती है कि हमें बॉन्ड जारी कर रहे हैं, आप हमसे बॉन्ड खरीद लीजिए और हम आपको क्या करेंगे, जब आप हमको बॉन्ड लौटाएंगे 2 साल 4 साल जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, हम आपको पैसा दे देंगे। या फिर किसी अन्य तरीके से आरबीआई से ही आप पैसा लेते हो, तो ये क्या है, उधार के पैसे। तो ये कह रहे हैं कि जब लोगों से आप पैसा लोगे, बैंकों से आप पैसा लोगे, तो बैंक पैसा तो अपने आप क्या होगा, वही पैसा आप अपने पास लेकर फिर से उन्हें दे रहे हैं, तो इससे कुछ लाभ होने वाला बहुत ज्यादा है नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार अभी क्या कर रही है, ये 12 लाख करोड़ का पैकेज जो है, इसकी जो व्यवस्था है सरकार अपने हिस्से में जो उसका हिस्सा पड़ा हुआ है, जो राजस्व का भाग पहले से, अब तो चूंकि राजस्व सरकार के पास जा नहीं रहा, तो पहले से राजस्व का हिस्सा पड़ा है उसमें से देगी और साथ ही साथ उधार लेगी। और उधार लेकर उसका उद्देश्य यह है कि इंडियन इकोनॉमी में एक साथ बड़ी मात्रा में पैसा डाला जाए। जब पैसा ज्यादा आएगा अपने आप आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, और जब आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी तो अपने आप इंडियन इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमने ये समझ लिया तीसरा पॉइंट कि जो 12 लाख करोड़ रुपए है ये सरकार का सिर्फ नहीं है, इसमें से उधार भी लिया जाएगा। अब ये जो उधार लिया जाएगा इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय में हमें पता चले। फिर भी ये पूरा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ये 4
एल पर निर्भर है। और ये कौन सा है आपके 4 LS कौन से हैं आपके? एक पहला है लिक्विडिटी अर्थात तरलता। तरलता का मतलब है कि मुद्रा जो है कि बाजार में पर्याप्त रहना चाहिए। इतना ऐसा ना हो कि लोग ऋण के लिए लोन के लिए जा रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं। कोई नया रोजगार प्राप्त करना खोलना चाह रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं। तो सबसे पहले इसमें जोर दिया जाएगा लिक्विडिटी बढ़ाने पर, तरलता बढ़ाने पर। उसके बाद क्या किया जाएगा? दूसरा जो एल है वो डिनोट करता है हमारा लॉज अर्थात नियम कानून। नियम कानूनों को थोड़ा सा शिथिल किया जाएगा और उसके केंद्र में होगा कि हमें क्या करना है? बिजनेस को प्रमोट करना है। बिजनेस को प्रमोट करना है तो लेबर या मजदूर वर्ग के भी हमें कल्याण के विषय में सोचना होगा। इसलिए तीसरा जो पॉइंट डाला गया है लेबर पर। हालांकि अधिकांश समीक्षक ये कह रहे हैं कि जब पूरे देश में जो आपके लेबर लॉ हैं इनमें जब आप कटौती कर रहे हो, मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर रहे हो, तो आप कैसे लेबर लॉ या लेबर के विषय में कैसे वेलफेयर हो सकते हो, यह अभी देखना है। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो हम आपको बता रहे हैं। आने वाले समय में इसकी समीक्षा की जाएगी, आखिर ये एक्चुअल में कितना सफल हुआ। और जो चौथा एल है डिनोट करता है लैंड को। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां चीन से यहाँ पर आने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ जब नया बिजनेस खड़ा किया जाएगा तो क्या होता है? भूमि अधिग्रहण की जरूरत होती है। तो सरकार ये कह रही है कि जहां पर भूमि अधिग्रहण करना होगा हम भूमि अधिग्रहण करेंगे, जहां पर लेबर के लिए वेलफेयर स्कीम चलानी होंगी हम चलाएंगे। लॉ में अगर कोई कानून है जिसके वजह से उद्योग प्रभावित होता है या विनिर्माण सेक्टर प्रभावित होता है हम उसको सही करेंगे। और जिसके पास पैसा नहीं हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। और इन सभी का उद्देश्य क्या है? इंडियन इकोनॉमी को क्या करना? बूस्ट करना। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हमें भारत जो है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थात सेल्फ रिलायंट कैंपेन चलाना है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना। अब आत्मनिर्भर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि अब हम क्या करेंगे? विदेश से कुछ सामान नहीं खरीदेंगे या फिर उनको हम कोई सामान नहीं बेचेंगे, हम ही खुद बनाएंगे और खुद खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या हुआ है कि सरकार द्वारा जो घोषित किया गया 20 लाख करोड़ पैकेज का, इसका जो पूरा यह जो नाम ही क्या दिया गया है? आत्मनिर्भर जो है कि अभियान नाम दिया गया है। और आत्मनिर्भर नाम इसलिए दिया गया है कि जिससे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे समय पर, ध्यान दीजिएगा जो लाइन में बोल रहा हूं, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसे समय पर उत्पादन करिए जिस समय पर सब लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे। तभी तो क्या होगा? आप क्या कर पाएंगे? लीड ले पाएंगे। और इसी के तहत इन्होंने क्या कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि जो महामारी है यह भारत के लिए एक अवसर के रूप में भी आई है। अगर हमें बाहर सामान बेचना है, जैसे अभी आपने देखा हमने क्या किया, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को काफी हमको अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला। हमने कई प्रकार की दवाएं और मेडिसिन वगैरह हमने बेचा। और यह इस वजह से बेच पाए हम क्योंकि क्या है? विश्व में इसकी जरूरत है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि इस समय आने वाले समय में जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इंडिया क्या करता है? उत्पादन बढ़ा लेता है तो क्या होगा? यह काफी आगे हम जा सकते हैं और हम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन उत्पादन में यह निर्भर हम तभी हो पाएंगे जब हम क्या करें कि सभी चीजों का उत्पादन करें। और सभी चीजों का उत्पादन करने का मतलब है कि हम सभी सेक्टर को शामिल करें। हमारे यहां एग्रीकल्चर भी हो, इंडस्ट्री भी हो, सर्विस हो, सभी चीजों का जब हम उत्पादन करेंगे तभी क्या हो पाएगा? यह संभव हो पाएगा। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? वैश्वीकरण के नियमों के अगेंस्ट नहीं जाना है। अर्थात जो हमने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया है उसको हम चालू रखेंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट नहीं कर देंगे कि आज के बाद हम कुछ भी आयात नहीं करेंगे। हम आयात भी करेंगे लेकिन उससे ज्यादा हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। निर्यात इस वजह से करेंगे क्योंकि अब हम उत्पादन क्या करने वाले हैं? ज्यादा करने। उत्पादन ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा, सभी लोग उत्पादन कर पा रहे होंगे, हर क्षेत्र में उद्योग होंगे, हर वर्ग की इसमें जब भागीदारी होगी अपने आप भारत क्या होगा? जो है कि आत्मनिर्भर हो पाएगा। और इसीलिए कहा गया है
कि हमें क्या करना है, इसको आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखना है और इसीलिए इसका नाम ही क्या दिया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब होगा क्या कि इसमें जो उत्पादन का जो भूमिका होगी उसमें सभी को शामिल किया जाएगा। इसमें जो है कि अधिकांश जो है कि घरेलू सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा और जहां पर हमें अवसर दिखाई देगा निर्यात का, हम उसका भी क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। अब देखिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी एक चीज की जरूरत होती है, वह क्या है कि सभी सेक्टर, सभी वर्ग, सभी विभाग, सभी क्षेत्र अपना पूरा सहयोग दें। इसीलिए जो वित्त मंत्री की घोषणाएं हैं वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हम सभी वर्ग, सेक्टर, विभाग, क्षेत्र और प्रांतों की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य है कि सबकी भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक भारत जो है कि आत्मनिर्भर जो है कि इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस अभियान को जो नाम दिया गया वह भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें न सिर्फ पीएमओ शामिल है बल्कि इसमें सभी सेक्टर, सभी सोसाइटी, सभी डिपार्टमेंट से और सभी मंत्रालयों से यह विचार विमर्श किया गया कि किस सेक्टर को क्या दिया जाना चाहिए कि जिससे कि वह सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और तब जाकर इसको लाया गया। इसी के कारण इसको कहा गया भारत अभियान, भारत आत्मनिर्भर अभियान। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा उद्यम है, अर्थात जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, वह क्या करेंगे, अच्छे अगर हम प्रोडक्ट का निर्माण करें और हम उन अच्छे प्रोडक्ट को इंडिया के सभी क्षेत्रों में पहुंचा सकें और साथ ही साथ ग्लोबलाइज कर सकें और उसकी अच्छी ब्रांडिंग कर सकें, विदेशों में उसको पहुंचा सके, तो क्या होगा, अपने आप हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिकने लगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि उत्तराखंड का एक कोई क्षेत्र है और वहां पे कोई ऐसी जो है कि सेंट, इत्र या कुछ भी ऐसा जो लोकल लेवल का है वह बनता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है वह पूरा उत्तराखंड का वह एरिया जो है कि अन्य क्षेत्रों से डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर आवाजाही जो है कि वहाँ पर सुगम नहीं हो पाती। इसके वजह से वह प्रोडक्ट सभी तक नहीं पहुँच पाता। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं वहाँ पर उत्तराखंड में जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी जानकारी असम में रह रहे लोगों को, तमिलनाडु में रह रहे लोगों को या अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में रह रहे लोगों को नहीं होती। जब नहीं होगी तो कैसे खरीदेंगे। इसीलिए कहा गया है कि हम इसको आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने पूरे सप्लाई चेन को क्या करना होगा, दुरुस्त करना होगा। साथ ही साथ हमें जो ग्रामीण जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो हर स्थान पर रहते हैं, उनको क्या करना होगा, विकसित करना होगा और उनकी ब्रांडिंग भी करना होगा। और ब्रांडिंग करके हम फिर क्या करेंगे, वोकल फॉर द लोकल होंगे, अर्थात हम जो है कि प्रचार करेंगे अपने क्षेत्र के लोग, अपने ही उत्पादन की चीज़ों का कि ये देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आज जो भी हम प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने कभी इस पर सोचा कि क्यों पिज्ज़ा, बर्गर यह हर जगह इंडिया में दिख जाते हैं, लेकिन अगर आप समोसा, जलेबी आप विश्व में सब जगह ढूंढे तो सब जगह नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि हमने समोसे और जलेबी की ब्रांडिंग नहीं की। अब हमें क्या करना है कि हम पिज्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, लेकिन पूरे विश्व को समोसा भी खिलाएंगे, जलेबी भी खिलाएंगे, लस्सी भी पिलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैं कुछ ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आपको लगेगा मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो साउथ इंडियन डिश बनाते हैं, उनकी जो चैन है अब इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। ठीक इसी तरह से क्यों ना हम हमारे यहाँ का जो फूड हैबिट है, जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, उसकी चीज़ों की ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग का मतलब है कि उसकी अच्छी चीज़ों को हम बताएं। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक रूप से अगर हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी ब्रांडिंग हम अच्छे तरीके से करें तो यूएसए के लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन अभी तो वह जानते ही नहीं कि हम ऐसा कुछ बनाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे फूड हैबिट में जितनी चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ आप अपने हाथ से हरी चटनी बनाते हैं, हरी चटनी को देखिए चाइना वाले क्या करते हैं, किसी दूसरे रूप में बनाकर केमिकल ऐड करके आपको देते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें,
करें, जैसे हम चटनी को बनाते हैं उसी चटनी को अगर अपने पास के क्षेत्रों में बेचें, उसी का प्रचार करें, तो अपने आप क्या होगा, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से भी जुड़े रहेंगे और हमारी इकोनॉमी जो कि अभी तक ग्लोबलाइज नहीं हो पाई थी वह क्या होगी, ग्लोबलाइज हो गई। अब देखिए ये जब इतना कुछ कहा जा रहा है तो इसको करने के लिए कुछ स्तंभ बताए गए थे और इन स्तंभों का उल्लेख जो है कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया था। अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ बताए गए। पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जो हर आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल सके, और यह कैसे पॉसिबल होगा, जब हम जैसे हमें जो जिस चीज की आवश्यकता दिखाई दे हम उसको कर सकें। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पहले मास्क और वेंटिलेटर का उत्पादन नहीं करते थे, अब हमको जब लगा कि तो हम उत्पादन करने लगे। लेकिन सोचिए, ये भी कल्पना कीजिए कि अभी हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे जितना जरूरत है। आज की आप खबर देखिए तो हम भारत ने रिक्वेस्ट किया था यूएसए से कि उसको कुछ वेंटिलेटर चाहिए, यूएसए इस पे एग्री हो गया है। यह तो अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि अभी हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आने वाले समय में कोई सेक्टर ऐसा ना रहे जिसमें हम तुरंत उत्पादन ना कर सके। साथ ही साथ इकोनॉमी को क्वांटम जंप लगाने की क्षमता वाली होनी चाहिए। अर्थात हमें धीरे धीरे इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है, ऐसी इकोनॉमी बनाना है जो तेजी से उछलते हुए आगे बढ़े। अर्थात सिंगल डिजिट की इकोनॉमी ग्रोथ से हमें आगे बढ़कर डबल डिजिट की इकोनॉमी ग्रोथ के रूप में काम करना होगा। यह लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जिस पर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एप्पल का जो है कि कोई कंपनी यहां पर आएगी, वो क्या चाहेगी, अच्छी सड़कें हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, लेबर लॉ अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर सामान की आवाजाही, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं स्किल्ड है, ये जो सभी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत में आती हैं। तो जब तक यह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा विकसित नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं कुछ भी आपको इधर से उधर नहीं बता रहा। फिर अगला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्तमान समय की हकीकत है। अगर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमने अब डिसाइड कर लिया है कि हम पूरे ग्लोबल जो चेन है या ग्लोबल स्पीड है उससे हम क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अब इसके साथ साथ भारत में संभावना इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि हमारा पिछड़ा है लेकिन हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी अच्छी ग्रोथ वाली है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, अर्थात गतिशील जनसांख्यिकी है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो उत्पादन करता वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो बड़ी संख्या में है, और इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में इनकी ऊर्जा को हम बढ़ाकर इस इकोनॉमी को गति दे सकते हैं। स्वाभाविक है अगर हम इनकी स्किल को बढ़ा लेते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं ये अच्छा हो। उसके बाद लास्ट है डिमांड को क्रिएट करना होगा। तो डिमांड तो तभी ना क्रिएट होगी जब सभी के लोगों के पास रोजगार होगा, सभी लोगों के पास पैसा आ रहा होगा। आप खुद सोचिए, बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने आने वाले समय यह सोचा होगा, आज से 4 महीने पहले उन्होंने सोचा होगा कि इस गर्मी हम क्या करेंगे, एसी लेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे, कुछ भी समथिंग लेंगे। लेकिन अब क्या, जब यह पूरा लॉकडाउन हो गया है तो क्या उनकी आय का स्रोत प्रभावित नहीं हुआ होगा। तो जब प्रभावित हुआ होगा, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से करेंगे। इसलिए कहा गया है कि हमें डिमांड को भी मेंटेन करना है, सिर्फ उत्पादन से कुछ नहीं होगा। इन सभी चीजों को लेकर क्या किया गया है, हमने कहा है कि हम प्राप्त करेंगे एक लक्ष्य, और वह है आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से। और इसी के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले समय में वित्त मंत्री घोषित करेंगे कि क्या क्या किस सेक्टर को मिलने वाला। उस सेक्टर पर हम बात करने से पहले एक और परिवर्तन को आपको समझिए, तभी आने वाले आप जो है कि इस वीडियो को आप समझ पाए। अभी क्या हुआ है, जो MSME है इसी को लेकर वित्त मंत्री ने क्या सबसे पहला घोषणा या पैकेज घोषित किया, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। वह किससे, MSME से। अब इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, वित्त मंत्री के जितने सब चीजें हैं उनको जोड़ेंगे। तो अभी इसमें इसकी जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अर्थात जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग थे, यह क्या होते हैं इसको समझना है, क्योंकि सरकार ने परिभाषा चेंज कर दिया। और परिभाषा चेंज करने का मतलब यह है कि जो अब पैकेज अनाउंस किए जाएंगे वह नई परिभाषा के अनुसार किए जाएंगे, ना कि पुराने। अब देखिए क्या है,
जैसा कि इसके नाम से इसका फुल फॉर्म जो होता है वह है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अब क्या होता है कि आपको जैसे इसका नाम से पता है, यह उद्योग सूक्ष्म आकार के होते हैं, लघु और मध्यम आकार के होते हैं, और यही जो उद्योग होते हैं ये क्या होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। इसको आप बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं पूरा बताऊंगा कि आगे किसको सूक्ष्म कहते हैं, लघु मध्यम। आप एक चीज समझिए, क्या एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियां हर जिले में आपको मिलती हैं? नहीं मिलती ना। वह क्या होती है, छोटी छोटी जो है कि कंपनियां मिलती हैं। तो दरअसल यही वह जो उद्योग है वही सेक्टर है जिससे क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में विविधता आती है। विविधता का मतलब है कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योग हैं, हर उद्योग अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी यही निर्धारित करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी नहीं निर्धारित करती, उनके पास तो किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है, किसी एक प्रोडक्ट पर वह फोकस करती हैं। और यह क्या करती हैं, जो हमारी MSMEs हैं, ये क्या करती हैं, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ाती हैं, रोजगार का सृजन करती हैं, क्षेत्रीय असमानता को कम करती हैं। कैसे? उत्पादन जब बढ़ाना होगा तो ये क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार कैपेसिटी इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। हर जगह अगर इस प्रकार के MSMEs अगर हो, हर क्षेत्र में हो, तो हर क्षेत्र की गरीबी क्या होगी, कम होगी, क्षेत्रीय असमानता में क्या आएगी, कमी आएगी। और इस तरह से इसको क्या किया जाता है, किसी इकोनॉमी का एक पिलर माना जाता है। अर्थात जहां पर MSMEs अगर अच्छा कर रही हैं तो मान के चलिए वो इकोनॉमी क्या कर रही है, अच्छा कर रही है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 45% सिर्फ और सिर्फ यही सेक्टर देता है। इसके साथ साथ अगर निर्यात में इसकी हिस्सेदारी देखें तो लगभग 50% है। और कंपनियों की संख्या, अर्थात टोटल जो हमारे पास प्रोडक्शन होता है औद्योगिक सेक्टर में, इसमें हम कंपनियों की संख्या देखें तो 100 कंपनी में से 95 कंपनियां इसी आकार में, अर्थात या तो सूक्ष्म होंगी या लघु होंगी या मध्यम आकार के होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ 5% कंपनियां बड़े आकार की लार्ज कंपनी के रूप में होंगी, बाकी 95% इसी में होती हैं। और वर्तमान समय में इंडिया में अगर देखें तो लगभग ये 6000 प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं। और 6000 प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर हम इनको कहीं वैश्विक लेवल पर पहुंचा पाए तो ये बहुत बड़ा क्या है, अपने आप में यूनिट है। अब देखिए क्या है, जरूरत क्या है इसकी सही से ब्रांडिंग करने की। हुआ क्या है, अभी जो मैं पूरा बता रहा हूं कि वर्ष 2006 में जो MSME एक्ट लाया गया था 2006, उसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। परिभाषा में परिवर्तन यह किया गया है कि MSME को पहले 2006 के संदर्भ में समझ लीजिए, फिर परिवर्तन जो किया गया है उसको आप समझ पाएंगे। तो जो वर्ष 2006 में यह MSME जो एक्ट लाया गया था, इसमें जो है कि जो कंपनियां थी उनको 2 यूनिट में डिवाइड किया गया, 2 वर्गों में डिवाइड किया है। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और दूसरा सर्विस सेक्टर में। फॉर एग्जांपल कि इसका जो संबंध है वह किससे है, आपका सेकेंडरी और टर्सरी वर्ग जो होते हैं उनसे है, कृषि से इसका संबंध नहीं है। तो अगर आप कोई चीज का उत्पादन करते हैं, मान लीजिए आप बिस्किट बनाते हैं, आप खिलौने बनाते हैं, आप PPE बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप। और दूसरा, अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग का है, फाइनेंस का है, कुछ भी, तो इसको हम सर्विस के अंतर है। तो अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को अलग अलग रखा गया और दोनों में निवेश की मात्रा, अर्थात उसमें आपने कितना निवेश किया है, निवेश की मात्रा के आधार पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में विभाजित किया गया। ये देखिए आपके पास एक जो है कि पाई चार्ट टाइप का दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट टाइप का। तो देखिए पहले लिखा है क्लासिफिकेशन और उसके बाद लिखा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अर्थात क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यह जो यूनिट होंगी MSME में वह क्या होंगी, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होंगी, जो कुछ उत्पादन कर रहे होंगे फैक्ट्री में, दूसरा या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो माइक्रो अर्थात जो है कि सूक्ष्म किसको माना जाएगा, कि अगर वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट है तो अगर उसमें निवेश जो हुआ है 25 लाख तक का हुआ है तो क्या है, माइक्रो है। लेकिन अगर वही सर्विस यूनिट है, अर्थात मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है ऑनलाइन, अगर उसने क्या किया है 10 लाख तक का निवेश किया है तो किस में आएगा, माइक्रो तक। अगर बिस्किट बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला, किसी चीज को बनाने वाला कोई यूनिट है तो किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें मैक्सिमम लिमिट कहां तक होनी चाहिए, 25 लाख तक। अर्थात 25 लाख तक उसने निवेश किया है तो माइक्रो में आएगा, और उससे आगे किया है तो क्या जाएगा, 25 लाख
लाख से 5 लाख करोड़ कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर निवेश करता है तो इसमें किस में आएगा, स्मॉल में आएगा। और वहीं अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो किस में आएगा, मीडियम की कैटेगरी में आएगा। ठीक इसी तरह से सर्विस में देख लीजिए, अगर 10 लाख तक का निवेश है तो माइक्रो में, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का है तो स्मॉल में, और अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में सर्विस यूनिट ने निवेश किया है तो किस में आएगा, मीडियम में। इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ज़्यादा निवेश चाहिए था, सरकार ऐसा मान के चल रही थी, इसीलिए निवेश के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर उस दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई थी। अभी होता क्या था कि सिर्फ इसमें निवेश को आधार बनाया गया था, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वह क्या करती थी कि अपने आप को इसी एमएसएमई में शामिल करने के लिए यह कहती थी कि नहीं हमारा निवेश कम हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कोई सर्विस यूनिट्स है, उसने क्या किया है, देखिए वह 2 से 5 करोड़ का अगर निवेश करेगा तो मीडियम में होगा, तो उसने भले ही क्या किया 10 करोड़ का निवेश किया, तो 10 करोड़ का निवेश अगर कोई सर्विस यूनिट कर रहा है तो मीडियम में आएगा नहीं, वो तो उससे बाहर जा चुका है। तो लेकिन तब भी वो क्या करते थे, अपना निवेश कम दिखाते थे, 5 करोड़ के नियर अबाउट दिखाते थे, अर्थात 5 करोड़ से कम रखते थे सर्विस यूनिट, और इससे वो यह करते थे कि उनको क्या मिलता था, जो एमएसएमई को जो छूट मिलती थी उसको छूट मिल जाता था। प्रश्न आएगा किस प्रकार का छूट, और कंपनियां ऐसा क्यों करती थी। होता क्या है कि अगर कोई कंपनी लगाता है, वो कहता है, घोषित करता है और कहता है कि हमने जो निवेश किया है वह निवेश की मात्रा एमएसएमई की जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम की जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत ही किया है, और वह क्या करता है, कहता है कि हमें और पैसा चाहिए, बैंक के पास जाता है, तो बैंक क्या करते हैं, एमएसएमई को कम जो है कि ब्याज दर पर ऋण देते हैं। लेकिन कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसको ज़्यादा जो है कि इंटरेस्ट पर जो है कि ब्याज देते हैं। तो बड़ी कंपनियां क्यों अपना नुकसान करवाएंगी, वो भी कहती थी हम भी क्या है एमएसएमई है, और अपना निवेश क्या करती थी, कम दिखाती थी, जिससे लोन की चूंकि बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे इसकी क्या हो सके, पूर्ति हो सके। ऐसा भी है कि बहुत से जो टेंडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए ही निकलते हैं, अर्थात कि उसमें कहा जाता है कि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियां कर सकेंगी जो एमएसएमई में होंगी। तो सरकारी जो टेंडर मिलते हैं उनके लिए भी कंपनियों को यह मिलता है कि हाँ अगर हम इस कैटेगरी में रहेंगे तो हमें और लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कई बार टैक्स में छूट दी जाती है कि सरकार कहती है कि हमने एमएसएमई का इतना पैसा माफ किया, तो इस प्रकार की छूट बड़ी कंपनियों को कम मिलती है। इसलिए कारण भी जो बड़ी कंपनियां हैं अपने आप को इस कैटेगरी में रख रही थी। साथ ही साथ कंपनी लगाने के लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी एमएसएमई को ज्यादा मिल जाता है। इन सभी कारणों से क्या कर रही थी कंपनियां, अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनियां एमएसएमई में शामिल कर रही थी। अब होता क्या था कि साथ ही साथ कंपनी को चलाने के लिए कुछ न्यूनतम मानक जो होते हैं वो भी एमएसएमई के लिए क्या होते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं। इन सब के कारण क्या हो रहा था कि कई बार कंपनियां क्या कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, और साथ ही साथ जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो निवेश की मात्रा देखते हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द बना रहता था कि जो है कि कंपनी कोई है उसने निवेश तो ज़्यादा किया है लेकिन फिर भी कम दिखा रहे हैं। कभी वो अपने आप को मीडियम में शामिल करवा देते थे, कभी स्मॉल में, कभी माइक्रो में, मतलब कुल मिलाकर काफी हेराफेरी होती थी। तो अब क्या किया गया है, इसी परिवर्तन को ध्यान में रख के अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर के आधार पर कहा गया है कि अब क्या किया जाएगा, कंपनियों को कैटेगराइज किया जाएगा कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ निवेश नहीं होगा, उसमें क्या होगा, टर्नओवर। मान लीजिए एक कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, उसने कहा चालाकी करके हम मीडियम में बने रहेंगे। उसने कहा कि मान लीजिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो यूनिट है उसके लिए मीडियम में रहने के लिए कितना निवेश की चाहिए होता है, वह चाहिए होता है आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहना है। लेकिन उसने निवेश किया 15 करोड़ का। लेकिन पहले क्या करते थे, वह अपने आप को कहते थे कि हमने 10 करोड़ से कम निवेश किया है, तो इस तरह से मीडियम में शामिल हो जाते थे। लेकिन प्रोडक्ट काफी बेचते थे, लाभ काफी लेते थे, सरकार को राजस्व में नुकसान होता था। तो सरकार ने कहा कि ऐसा है, अब हम आपके टर्नओवर तो आपको बताना ही पड़ेगा। जब से जीएसटी लागू हो गया है तो आपको हर सामान की जो बिक्री हुई है उसको बताना होगा। तो अब यह कहा गया कि सिर्फ निवेश हम नहीं देखेंगे,
आप क्या करते थे, अपना निवेश कम कर दिखाकर आप टर्नओवर ज़्यादा करते थे और हमसे गलत तरीके से लाभ लेते थे। तो अब कहा गया है कि अब हम निवेश के साथ साथ देखेंगे टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि आपने कितना सेल किया। टर्नओवर को आसान शब्दों में समझिए कि आपने कितना पदार्थ प्रोडक्ट बेचा, इसको हम देखेंगे। और एक परिवर्तन और भी किया गया है, अब कहा गया है कि अब विनिर्माण अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को अलग अलग हमने कैटेगरी में बना रखा था, अब कहा गया एक ही रहेगा। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो अंतर था उसको अब हमने समाप्त कर दिया है। इसलिए अब क्या होगा, जो संशोधित परिभाषा आपको दिखाई देगी उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर लिखा होगा। उसमें अलग से नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाला फ्लो चार्ट दिखाया, इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग अलग है, सर्विस यूनिट्स अलग है, दोनों के लिए अलग अलग क्या है परिभाषाएं। लेकिन अब क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब कहा गया है कि दोनों के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। तो देखिए क्या कहा गया है, माइक्रो में किसको रखा गया है, जिसने 1 करोड़ तक निवेश किया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो या सर्विस सेक्टर का हो, और साथ ही साथ जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। अर्थात कोई कंपनी माइक्रो कंपनी तभी कहलाएगी जब उसने 1 करोड़ तक का निवेश किया हो या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। अब देखिए होता क्या है कि किसी ने 50 लाख लगाए तो उसका हो के वह अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी कंपनी ने दिखाया क्या है कि हमने 50 लाख रुपए लगाए, लेकिन एक्चुअल में लगाया कितना था, 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ लगाया था तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन भी कर रहा होगा। तो होता क्या था कि वह ज्यादा प्रोडक्ट बेचता था। अब कहा यह गया है कि देखो निवेश तो हम 1 करोड़ तक कैलकुलेट करें, लेकिन जो टर्नओवर है ना वो हम 5 करोड़ तक का देखेंगे। अर्थात 5 करोड़ तक अगर टर्नओवर होता है तो आप माइक्रो में हो। ठीक इसी तरह से निवेश अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो भी आप स्मॉल में हो, और साथ ही साथ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक भी है तो भी क्या होगा, आप स्मॉल में आएंगे। अब इसी के साथ जो मीडियम में क्या है, 10 से 20 करोड़ तक का निवेश और टर्नओवर 50 से लेकर 100 करोड़। अर्थात देखिए टर्नओवर को हमने इसमें शामिल कर लिया है। इससे यह हुआ है कि जो कंपनियां टर्नओवर को छुपाती थी या फिर जो कि अपने निवेश को कम दिखा देती थी और वह क्या करते हैं, खेल खेलती थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का, अब उससे क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। यहां पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो कानून सरकार ने कहा है परिवर्तन, तो यह जो एक्ट है इसमें परिवर्तन करना होगा। हो सकता है अध्यादेश के माध्यम से इसमें कर दिया जाए। लेकिन कई समीक्षकों ने अभी ये जो नया चेंज आया है एमएसएमई में, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको उतना प्रगतिशील नहीं माना जा सकता जितना होना चाहिए था। आप पूछेंगे कैसे, तो उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर 75 करोड़ अर्थात 75 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली जो कंपनी है, उद्यम है, उसको लघु माना जाता है, और हमारे यहाँ ये सिर्फ जो लिमिट है वो 5 करोड़ रखी गई। लेकिन इसको हम इस तरह से इस समीक्षा को या इस आरोप को इस तरह से खारिज कर सकते हैं कि पहले हमारा जो उत्पादन तो बढ़े, सबसे पहले कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाएं और टर्नओवर की परिभाषा फिर से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या समझा, 20 लाख करोड़ का पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए कैसे जो है कि आए हैं, अर्थात किसको क्या दिया जाएगा, यह आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरा उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वह मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में अब हर सेक्टर के लिए, जैसे एमएसएमई के लिए क्या दिया गया, जो है कि माइग्रेंट्स लेबर के लिए क्या दिया गया, किसानों के लिए क्या दिया गया, तो आज जो है कि सबसे लास्ट जो है कि घोषणा वित्त मंत्री की आएगी, उसके बाद जो है कि मैं आपके सामने वीडियो क्या करूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा। आई होप आप इस वीडियो को अगर समझ पाए होंगे तभी आप दूसरे वीडियो को समझ पाएंगे और पूरा ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसको आप जो है कि समराइज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।